हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का 5वां लेक्चर और इसके अंदर हम देखने वाले हैं सरफेस टेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें सरफेस टेंशन का स्टडी क्यों करना है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग नेचर के अंदर जितने भी फिनोमेनॉन्स है उसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक फिनोमेनॉन है कि अगर यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉप अगर मैं इस हाथ पर लूँ या सरफेस के ऊपर लूँ तो सरफेस के ऊपर लेने के बाद उसका शेप क्या होता है, उसका शेप स्फेरिकल शेप होता है। तो उसका शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है, क्यों वो सरफेस के ऊपर डालने के बाद ऐसा फ्लैट नहीं होता। तो यह हो गया एक फिनोमेनॉन। और एक फिनोमेनॉन है कि अगर मैं यहाँ पर एक बीकर लूँ, बीकर के अंदर पानी है, पानी के ऊपर अगर मैं यहाँ पर प्लास्टिक की छोटी सी ऐसी थैली का टुकड़ा है तो वो डाल दो ऐसा ऊपर रखो, तो ऊपर रखने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर वो तैरने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो डूबता क्यों नहीं है। तो इन सब का ये जो सब फिनोमेनॉन है तो उसका स्टडी हम सरफेस टेंशन के अंदर करते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसकी डीपनेस के अंदर अगर हमें स्टडी करना है तो हमें मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर उसका स्टडी करना है। मतलब मॉलिक्यूल्स मीन्स व्हाट, अगर मैं यहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेन है, तो इस पेन को अगर मैं टुकड़े करूँगा, इसके पीसेस करूँगा, तो पीसेस करने के बाद जो सबसे छोटा पीस होगा वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल होगा। उसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो एटम मिलेगा। तो हमें मॉलिक्यूलर बेसिस देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सब्सटेंस कंसीडर किया मैंने, तो इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल से। इसके अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर मॉलिक्यूल से, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए इतनी मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैग्नेट की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम दो मैग्नेट को एक जगह पर लाएंगे, नजदीक लाएंगे, तो क्या होने वाला है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल्स होने की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह ये मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। वो जो फोर्स होता है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी वो, तो ये दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स। द फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स। अब ये जो दोनों टाइप देखने वाले हैं वो मटेरियल के बेस के ऊपर है कि अगर यहाँ पर मैं दो सेम मटेरियल लूँ, दो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स लूँ, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लूँ और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लूँ दूसरा, यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है, एक एक मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो होगा कोहेसिव फोर्स बिटवीन द same material, between the molecules of same material, okay, ये हो गया फर्स्ट। then second one is adhesive force। second one is adhesive force। अब ये क्या होगा, this is the force of attraction between the molecules of different materials, between the molecules of different materials। यहाँ पर materials क्या होंगे, different होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या लूंगा, एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल है, एयर का फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा एडहेसिव फोर्स। ओके, सेम मटेरियल का होगा तो वो होगा कोहेसिव फोर्स। इसे हम फोर्स ऑफ कोहेजन भी
बाद अगर डिफरेंट मटेरियल्स होंगे तो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा अडेसिव फोर्स, और इसे हम फोर्स ऑफ अडेशन भी कहते हैं। ओके, ये हो गए दो टाइप। उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर इसका स्टडी करना है सरफेस टेंशन का, तो उसके अंदर हमें और भी डिफरेंट टर्म्स देखनी है। तो उसके अंदर इसके बाद हम लोग एक और टर्म देखने वाले हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन सी है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हम देख चुके हैं। इसके बाद इसकी रेंज देखनी, रेंज मींस व्हाट, कि अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल हूँ, मानो यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो 1 किलोमीटर के ऊपर दूसरा पार्टिकल है, उसे वो अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which intermolecular forces are effective known as range of molecular forces। मतलब यहाँ पर जितने डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस और रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो इसका नियरली जो डिस्टेंस होता है, वो नियरली डिस्टेंस कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत थोड़ा होता है। यहाँ पर अगर हम 10⁻⁹ कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 0.0000 ऐसे 9 zeros, उसके बाद क्या होगा? 1 मीटर। तो यहाँ पर वो जो डिस्टेंस है वो कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, एग्जांपल लेते हैं, मानो यहाँ पर दो हाथी है, दो हाथी को क्या करे हमने? बांध दिए, एक दूसरे से बांध दिए, और वो दो क्या कर रहे हैं? एक उधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं। तो दोनों क्या होगा? उन दोनों के बीच में का एक फोर्स, ठीक है, वो एक फोर्स कंसीडर करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? यहाँ पर एक हाथी है, दूसरी तरफ चींटी है। एग्जांपल गलत हो गया पर हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर एक हाथी है, एक तरफ चींटी है, दोनों में एक रस्सी बांधी है, तो यहाँ पर दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, एक दूसरे को, एक चींटी इधर खींच रही है, हाथी इधर खींच रहा है, तो दोनों में, दो हाथी वाला और एक हाथी और चींटी में, दोनों में ज्यादा फोर्स किसका होगा? ऑफ कोर्स दो हाथी वाला होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि वहां पर सेम फोर्सेस अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, कौन सा? कोहेसिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। दोनों में कोहेसिव और एडहेसिव में कोहेसिव स्ट्रॉन्गर हो। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। रेंज मींस व्हाट? The maximum distance up to which the intermolecular forces are effective are known as range of molecular forces। तो ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ, ओके, ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस डायरेक्शन के अंदर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल इसका 10⁻⁹ मीटर यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ तक क्या होगा? इसकी रेंज हो गई। इस डिस्टेंस के अंदर देखूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा, तो इसे क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर अगर देखूंगा 10⁻⁹ इतने डिस्टेंस के ऊपर क्या करेगा? वो यहाँ मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो क्या करेगा? 10⁻⁹ मीटर के ऊपर एक मॉलिक्यूल है, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? सेम अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं इससे ज्वाइन कर लूँ, ज्वाइन करने के बाद क्या मिलेगा हमें? एक सर्कल हो जाएगा। ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। सर्कल मींस व्हाट? वो सिर्फ 2 डायमेंशनल केस में सर्कल होगा, 3 डायमेंशनल केस में क्या हो जाएगा? वो एक स्फीयर होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करूँ,
कि जिसकी स्फीयर का सेंटर, जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर क्या लिया हमने, सेंटर क्या होगा उसका, मॉलिक्यूल होगा। सेंटर के ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल है, और उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ये क्या होगी, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। रेडियस क्या लेंगे हम यहाँ पर, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इस तरह का जो स्फीयर होगा वो स्फीयर होगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ में आया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमें नेक्स्ट टर्म देखनी थी कि अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल लूँ तो मॉलिक्यूल लेने के बाद जो जो डिस्टेंस में वो इसका डिस्टेंस के अंदर उसका इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव रेंज होगी उसकी, तो उस रेंज के अंदर जो स्फीयर फॉर्म होने वाला है मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में, वो स्फीयर मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ में आया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हो गई नेक्स्ट टर्म, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हो गई, ये हो गई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके बाद हम देखेंगे सरफेस फील्ड। इसके बाद क्या देखना है हमें, 3 नंबर का सरफेस फील्ड, सरफेस फील्ड। अभी सरफेस फील्ड क्या होती है, तो सरफेस फील्ड के लिए अगर मैं यहां पर एक कंटेनर लूं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर कंसीडर करेंगे, वाटर। तो वाटर के ऊपर सरफेस फिल्म क्या होगी, ये क्या होगा, उसका आउटर लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी इसकी। ओके, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनकी कोई रेंज होगी, रेंज मींस व्हाट, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच दे आर इफेक्टिव। मतलब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ तक उसका इफेक्ट होगा। यहाँ से अगर यहाँ ये मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करूंगा तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, स्फीयर ऑफ सॉरी इसका क्या, ये क्या करेंगे, रेंज उसकी जो होगी वो फॉर्म करेगा। तो इसकी रेंज, इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज होगा, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वो जो फिल्म फॉर्म होगी यहाँ पर सरफेस के ऊपर का मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की क्या, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज, तो उस मैक्सिमम रेंज के ऊपर जो एक फिल्म फॉर्म हो गई, यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस फिल्म। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उसके वो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की मैक्सिमम रेंज तक जो लेयर फॉर्म है, इतनी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी, उसकी सरफेस फिल्म। और इसके बाद एक और रह गया है 4 नंबर का, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होगा, लिक्विड की लेयर कहाँ तक है, यहाँ तक, इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी या दूसरा मीडियम होगा, तो ये क्या होगी, ये जो लेयर होगी, आउटर सरफेस जो होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो उसके बाद क्या है, एयर। तो ये हो गया हमें मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर सरफेस टेंशन स्टडी करने के लिए जो टर्म्स लगने वाली है वो हमने देखे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम देखेंगे मेन पॉइंट इसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए सेम ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो हम ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ी बड़ी ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर क्या लेंगे, एक बीकर लिया हमने, कंटेनर, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर लिक्विड फिल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर ही ले, ये हो गया उसके अंदर का वाटर। तो यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेंगे, इसे हम कहेंगे ए मॉलिक्यूल, ये होगा ए मॉलिक्यूल। उसके बाद हम यहाँ लेंगे दूसरा। अब इसके ऊपर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3
मॉलिक्यूल लेने से पहले यहाँ पर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड डिफाइन कर लेंगे। वो क्या होगी, ये होगी उसकी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। उसके बाद सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म मींस व्हाट, मैक्सिमम डिस्टेंस, द विड्थ ऑफ लेयर, विड्थ ऑफ लेयर कितनी होनी चाहिए उसकी, दैट वे मस्ट बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल की रेंज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी रेंज है। हम यहाँ ये क्या कंसीडर करेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये हम कंसीडर करेंगे। इतनी उसकी रेंज है, मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा तो वो कहाँ तक अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तक, ठीक है। ये हो गई, तो यहाँ पर क्या होगी, ये हो गई उसकी सरफेस फिल्म। क्या होगी ये, सरफेस फिल्म। यहाँ पर हम ले लेंगे सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक लेयर होगी XY क्या होगी, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फिर यहाँ पर लेंगे X डैश Y डैश, तो ये जो डिस्टेंस होगा X डैश एंड Y डैश, वो क्या होगा उसकी सरफेस फिल्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। तो सबसे पहले हमने लिया A मॉलिक्यूल। तो ये जो A मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, यहाँ से अगर हम इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करें, स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस इज व्हाट, द मैक्सिमम डिस्टेंस, the sphere formed by the maximum range of that molecule। ये क्या होगा, A पार्टिकल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो क्या है, वेल डीप इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर हम B मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर क्या है, B मॉलिक्यूल का सेम रेडियस और उसका स्फीयर क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। हम ऐसा कंसीडर करेंगे यहाँ पर B, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलर बेसिस स्टडी करने के लिए हम एक इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया बी मॉलिक्यूल। और उसके बाद सी लेंगे हम, पर सी का लेंगे सरफेस के ऊपर लेंगे। सरफेस के ऊपर अगर हमने लिया तो वो क्या होगा, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर होगा, लिक्विड के बाहर होगा, और आधा कहाँ होगा, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर सी पॉइंट, आधा का है वो लिक्विड के बाहर और आधा का है लिक्विड के अंदर में, ओके। ये हो गया ए बी सी। ए का है वेल इनसाइड द लिक्विड, बी का है विद इन द सरफेस फिल्म, और सी का है ऑन द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, ओके, फ्री सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। तो अब इसका यूज क्या करने वाले, तो अगर हम ए मॉलिक्यूल देखेंगे तो ए मॉलिक्यूल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो लिक्विड है सेम मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कोहेसिव फोर्सेस होगी, ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल होगा उसका फोर्स अपवर्ड के डायरेक्शन में, नीचे जो मॉलिक्यूल होगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड नीचे डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसका जो नेट फोर्स होगा ए पॉइंट के ऊपर, जो नेट फोर्स होगा, नेट कोहेसिव फोर्स, वो नेट कोहेसिव फोर्स कितना होगा, 0 होगा, 0। The net cohesive force at A point will be 0, ओके। तो इसका हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं, ओके, ठीक है। फिर हम बी देखेंगे, तो बी का अगर हम देखेंगे तो इसका हाफ पोर्शन, आधे से ज्यादा पोर्शन क्या है, लिक्विड के अंदर है, और बाकी का क्या है, लिक्विड के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है या एयर की, वाटर की ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे कम है, और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो कोहेसिव फोर्स है सेम मॉलिक्यूल्स का बी पॉइंट के ऊपर, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन adhesive force। कोहेसिव फोर्स क्या है, adhesive force
फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। ओके, इस केस के अंदर भी और दूसरे केस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर जो वाटर होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, नीचे की तरफ। यह होगा बी का। और अगर यहाँ पर सी का देखें यहाँ, तो सी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर है उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट होने वाले एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर के कम पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, और लिक्विड के वाटर के में से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड होगा इसके आवाम, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ। एयर पार्टिकल्स क्या करें, ऊपर की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन है, पुल कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो लेयर होगी उस लेयर को, वो लेयर क्या होगी, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो सी पॉइंट के ऊपर भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी इसकी, वो सरफेस क्या होगी, एक तरह का स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। क्या है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कपड़ा लूं, तो ये कपड़े को अगर मैं ऐसा खींच रहा हूँ, ऐसा एक दूसरे दो तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच होगा। तो ये स्ट्रेच होने, ये जैसा होता है, ये कपड़ा जैसा हो रहा है, वैसे ही क्या होगा, ये जो सरफेस के ऊपर लिक्विड है वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से स्ट्रेच होगा। और वो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, उस टेंजेंशियल फोर्स के ऊपर से जो टेंशन क्रिएट होने वाला है सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ओके, तो अगर हम यहाँ पर सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। द टेंजेंशियल फोर्स, सरफेस टेंशन के लिए हम T लेंगे, इक्वल्स टू सरफेस टेंशन क्या होगा, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड और ऑफ। यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया मैंने, क्या है, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होगा, T इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on both the side of an imaginary line drawn on the free surface of liquid। तो अगर मैं यहाँ पर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ पर लिक्विड के ऊपर का सरफेस लूं, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड के ऊपर का सर्कल है, तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल PQ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर टेंजेंशियली, मतलब यहाँ पर लिक्विड के टेंजेंशियली जो फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब कैसे, यहाँ पर मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में, इधर के ये डायरेक्शन में, ऐसे टेंजेंशियली जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस लाइन के ऊपर, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। ये कैसी है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के ऊपर एक हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसा एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, T इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इसके ऊपर से इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, दैट इज न्यूटन पर मीटर। इसका CGS यूनिट अगर हम देखेंगे, CGS यूनिट, तो वो क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है CGS यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर। ओके,
देन नेक्स्ट व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस। तो सबसे पहले ये जो फोर्स होता है, फोर्स के डायमेंशन हमें पता ही होना चाहिए। फोर्स का हम याद ही कर लेना चाहिए, बहुत से इक्वेशंस में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स लेंगे, फोर्स के डायमेंशंस क्या हो गए, L1 M1 T माइनस 2, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है लेंथ, लेंथ का क्या होगा L1, लेंथ 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 1 ऊपर जाने के बाद -1, तो यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी सब बराबर है, यहाँ पर क्या आएगा L0 M1 T माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ये हो गया आज के लेक्चर के लिए, बस इतना ही। तो आज हमने क्या क्या देखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स हो गए, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होगा, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल हो गए तो कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए तो एडहेसिव फोर्स। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स, ओके। उसके बाद हमने देखा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो इफेक्टिव होता है। अगर हम दो मैग्नेट की बात करें तो दो मैग्नेट अगर बहुत दूर है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, अगर उसके रेंज के अंदर आए तो क्या करेगा, सडनली अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो क्या होता है, उसका जो इफेक्टिव रीजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, रेंज। उसके बाद हमने देखा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब वो क्या होता है, मॉलिक्यूल के अराउंड में स्फीयर अगर हमने फॉर्म करे, किसकी वजह से, कि जो मैक्सिमम रेंज होगी उसके अराउंड अगर हमने एक स्फीयर ड्रॉ करे तो वो क्या होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद हमने देखा सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म मीन व्हाट, सरफेस के ऊपर, आउटर लेयर के ऊपर अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो इफेक्टिव होगा तो उसके अराउंड जो लेयर फॉर्म होने वाली है, जो लेयर होगी वो क्या होगी, उसकी सरफेस फिल्म। उसके बाद क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, वो क्या होता है, वो जो आउटर सरफेस होगी जिसके बाद एयर प्रेजेंट होगी तो वो जो लिक्विड की लेयर होगी वो क्या होगी, उसकी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर बेसिस देखा, बहुत सिंपल है, उसके ऊपर से हमने सरफेस टेंशन डिफाइन किया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। अगर इसके बारे में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी का इस चैप्टर के अंदर जो बाकी रह गया है पोर्शन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।